मीडियम चैप्टर 5 ही चल रहा है अपना। प्रॉब्लम है मिसलेनियस, विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्रैमर नियम से हल करो। 3x प्लस ay इज इक्वल टू 4, 2x प्लस ay इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्रैमर से हल, क्रैमर नियम से डेल्टा इज इक्वल टू 3 2 a, और तो डेल्टा की वैल्यू 3a माइनस 2a, a इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है। a 0 नहीं है तो डेल्टा की वैल्यू आ गई a, एंड डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करिए 4 2 से, 4 2 a, एंड डेल्टा 2 सेकेंड कॉलम 3 2 4 2। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 4a माइनस 2a 2a, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 बराबर माइनस 2। x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। x इज इक्वल टू डेल्टा 1 a 2a अपॉन a, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन a। क्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 5 का सेकंड पार्ट। समीकरण निकाय में अपने पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z 2, 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 3। क्रैमर नियम से करना है इसको। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ पूछने के लिए पूछा है। डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड के गुणांकों का सारणी। अजय कुछ देख तेरे पे बैठ जाए तो डेल्टा क्या होगा, एक्स वाई जेड के गुणांक 1 1 1, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 2, जेड का गुणांक 3, और तीसरे समीकरण में 4 5, और ये बनेगा डेल्टा 1 जो कांस्टेंट है ना। प्रथम स्तंभ को इससे रिप्लेस करेंगे तो ऐसे कैसे आ रहा है, डेल्टा 1 सेम आएगा। डेल्टा 1 को 1 2 3 से रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 2 3 1 2 4 1 3 5 ही रहेगा। एंड डेल्टा 2 के लिए दूसरे स्तंभ 1 और यहाँ क्या आएगा 1 2 3 और 3 4 5 डेल्टा और डेल्टा 1। डेल्टा 1 में प्रथम जो डेल्टा है ना, इसमें प्रथम स्तंभ को इससे रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से। तो स्तंभ को आंसर अपने 1 1 3, इसको हमने किससे कर दिया 1 2 3 से, और सेकंड थर्ड ऐसे रहेंगे। डेल्टा 2 के लिए इस स्तंभ को इससे रिप्लेस करना है तो पहला यही रहेगा 1 1 3, और दूसरे स्तंभ को इससे रिप्लेस कर दो तो 1 2 3 1 2 3, और ये रहेगा 1 3 5, एंड डेल्टा 3 बराबर तीसरे स्तंभ को रिप्लेस कर दो। पहले दूसरे यही रहेंगे, तीसरे में क्या आ जाएगा 1 2 3, तो ये 1 1 3 1 2 4 और 1 2 3, इन सब की वैल्यू निकालिए। डेल्टा का मान पहली पंक्ति के संगत R1 के संगत प्रसरण से, सबका ही R1 से करेंगे तो पहली पंक्ति के संगत पहला अवयव पॉजिटिव रहेगा, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, इससे नया सारणी बन गया द्वितीय कोटि का 2 3 4 5। ये a11 और ये नेगेटिव आएगा -1, ये स्तंभ और पंक्ति के क्या बचा 1 3 3 5 1 3 3 5, प्लस तीसरा अवयव R1 का 1, इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो 1 2 3 4। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू 5 2 10 -12, मुख्य विकर्ण के अवयवों गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के -1
5 गुणा 1 5 माइनस 3 तिया 9 प्लस 1 4 एकम 4 माइनस 6 तो 1 इंटू -2 -1 इंटू -4 और 1 इंटू -2 -2 प्लस 4 और ये कितना है -2 ये तो 4 0 आ गया भाई डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखते कौन सी कंडीशन है तीनों का मान भी निकालना पड़ेगा। ये तो कंफर्म है कि यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, इसके लिए जांचने के लिए संगत है असंगत है तो उसके लिए तीनों कंडीशन देखनी है। तो तीनों का मान भी निकालो। डेल्टा 1 का मान निकालिए, पहली पंक्ति के संगत अब डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। पहली पंक्ति के संगत प्रसार के ये गया 5 दूनी 10 -12 4 तिया 12 -1 ये स्तंभ और पंक्ति 5 दूनी 10 -3 तिया 9 और प्लस 1 ये स्तंभ और पंक्ति 4 दूनी 8 -6 तो 1 इंटू डेल्टा 1 -2 -1 इंटू 1 और 1 इंटू 2 -2 -1 प्लस 2 -1 इज नॉट इक्वल टू 0। और डेल्टा 2 के लिए 1 इसी पंक्ति के संगत कर रहे हैं, पहली पंक्ति के ये पंक्ति और स्तंभ ज्ञात क्या बचा 5 दूनी 10 -9 -1 के लिए ये स्तंभ और पंक्ति 5 एकम 5 -9 3 तिया 9 5 -9 प्लस 1 3 -6 ये आ गया 1 इंटू 1 -1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -3 तो 1 प्लस 4 प्लस 3 -3 कितने बच गए 2, ये भी नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 3 1 इंटू ये फर्स्ट पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो 3 दूनी 6 माइनस के 4 दूनी 8 -1 ये और ये गया 1 2 3 3 3 एकम 3 -6 और प्लस 1 ये पंक्ति स्तंभ तो 4 -6 तो डेल्टा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 -1 इंटू -3 और 1 इंटू -2 -2 प्लस 3 और -2 -1 कंडीशन आ रही है यहाँ पर, यहाँ डेल्टा बराबर 0 तथा डेल्टा 1 बराबर -1 डेल्टा 2 बराबर -2 एंड डेल्टा 3 बराबर, तो डेल्टा बराबर 0 तथा डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक अशून्य है, एक अशून्य या तीनों अशून्य है। डेल्टा बराबर 0 तीनों अशून्य है तो क्या होगा समीकरण का असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण निकाय असंगत है तथा कोई हल नहीं है। सबका करोगे आप डेल्टा 1 अपॉन -1/0 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x बराबर आएगा तो वो भी क्या 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो क्या होगा समीकरण का है असंगत और कोई हल नहीं होगा। हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फर्स्ट है A -3 -5 पॉइंट C के निर्देशांक 3 -6 और C 7, 2 सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 शीर्षों के निर्देशांक हैं।
यहाँ दे रखा है x1/1, x2/2 और x3/3। तो -3 5 1 3 -6 1 और 7 2 1। अब आपकी मर्जी है, इसको सरल करना चाहो, जीरो लाना चाहो जीरो ला सकते हो, दो नहीं तो डायरेक्ट कर दो प्रसार। सारणिक का मान 1/2 -3 के पहली पंक्ति R1 के संगत प्रसरण से, R1 के संगत प्रसरण हो रहा है, ये R1 का जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए क्या, अगर ये A11 है, ये A12 और A13, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये A21 किसी भी अवयव को AI से लिखते हैं। I तो है, I भी पंक्ति होती है और J क्या होता है, जेवा कॉलम, जेवा स्तंभ जब बनता है AIJ। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 R1 R2 R3 C1 C2 C3। जिस अवयव में प्रसारण करें उसमें -1 की घात I + J होता है। -1 की घात अगर I और J का जोड़ सम संख्या है तो पॉजिटिव आता है। A11 है ये अवयव कौन सा, A11। I + J क्या हुआ, 1 + 1 2, तो 2 -1 की घात 2 सम संख्या तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए पॉजिटिव आया। -3 रहेगा ऐसे किसी, और ये छोड़ दो, इस स्तंभ और पंक्ति के लिए छोड़ दो, इसका अपसारणिक बनेगा -6 1 2 1। फिर ये देखिए कौन सा अवयव है, A12 यानी 1 + 2 3 हो गया, 3 -1 की घात 3 है तो नेगेटिव होगा, इसलिए इसके लिए -5 आएगा। इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़िए, 3 1 7 1 3 1 7 1। तीसरा अवयव है A13 I + J 4 हो गया 13 और -1 की घात 4 होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए +1 के लिए इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, 3 -6 7 2 3 -6 7 2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ये -3। अब द्वितीय कोटि का जब सारणी का तो उसका हल का सरल करने का तरीका है मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो -6 × 1 -6 और -2 एकम 2 -2, फिर -5 3 एकम 3 -7 एकम 7, तो 3 -7 + 1 3 दूनी 6 माइनस प्लस के 42 6 + 42 1/2 -3 × -8 सरल कर रहे हैं बस, कुछ नहीं। अब तो -5 3 -7 -4 1 × 48 1/2 8 × 24 5 × 20 और +48 1/2 इंटू कितने हो गए 48 और 20 68 और 4 72 और 20 कितने 92 और ये कितने बचेंगे 46 स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल नेगेटिव होता तो भी इसको पॉजिटिव लिखते, क्योंकि प्रश्नमाला 5 क्वेश्चन नंबर 16 यदि सारणी के अवयव ए बी सी 1 + BC/A तो A इनवर्स ज्ञात करो तथा प्रदर्शित करो A × A इनवर्स बराबर A² + BC + 1 × I -AA, इसको दर्शाना है। तो A इनवर्स ज्ञात करेंगे। हल A बराबर ABC 1 + BC/A। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A।
तो पहले सारणिक का मान निकालें, ये व्युत्क्रमणीय है भी क्या नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, संगत सारणिक के लिए चिन्ह बदल दोगे तो कोष्टक का ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। अब सारणिक का मान निकालने का तो वही तरीका है, मुख्य विकर्ण का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण का, इसको इससे गुणा करो, ए से कट जाएगा, 1 प्लस बी सी बचेगा कि नहीं, इसको और इसका गुणनफल तो 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आना जरूरी है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं रहेगा, ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय। अब आपको निकालना है ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट, द्वितीय क्रम के आव्यूह का एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, सेकंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए, द्वितीय क्रम के आव्यूह के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो एक्सचेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। सैखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए द्वितीय क्रम के लिए केवल सुविधा है, द्वितीय क्रम के लिए इनको तो एक्सचेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो। एक्सचेंज मतलब 1 प्लस बी सी अपॉन ए, इसका साइन चेंज किया बी, इसका साइन चेंज माइनस सी और ई, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब सैखंडज आव्यूह, सैखंड निकाल लें। अब सेकंड कल नहीं सीखा होगा तब अगली बार सीख लेना। ए डिटर्मिनेंट ए, संगत आव्यूह सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए है, यानी व्युत्क्रमणीय है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, द्वितीय क्रम के सैखंडज आव्यूह को सीधा विकर्ण के अवयवों को तो बदल दो, इनका साइन बदल दो, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 1 है ना, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही आ गया। ए इनवर्स बराबर 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया भाई ए इनवर्स, देख लो राइट हैंड साइड प्रूव करना है भाई, तो ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 इंटू आई, और ए लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स 1 प्लस बी सी माइनस बी, ये रहा ए इनवर्स माइनस सी ए, कर दीजिए मल्टीप्लाई 1 प्लस बी सी, प्रत्येक अवयव होगा यहाँ, आव्यूह का प्रत्येक अवयव मल्टीप्लाई होगा ए से। सारणिक का तो पर्टिकुलर स्तंभ और पंक्ति हो सकते हैं, ए से कट गया माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको तो रहने दो, चलो 1 ही लगा दो। और राइट हैंड साइड ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 आई ए, हमें आई का मतलब सेकेंड ऑर्डर का तत्सम आव्यूह, सेकेंड ऑर्डर का होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 1 0 0 1 माइनस ए इंटू ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। अब ये सिर्फ गुणा होगा, प्रत्येक अवयव गुणा होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 से गुणा, इसको 0 से गुणा किया 0, ये 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी और 1 प्लस बी सी। इसको सरल करें तो समीकरण 1 आ जाना चाहिए। अब ये संगत अवयवों का अंतर आएगा बीच में, चाहो तो आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर प्लस रह सकता है। अगर अंदर माइनस कर दोगे ना इसको माइनस ए से कर दो तो ये बाहर आ जाता प्लस, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये माइनस ए सी और माइनस 1 प्लस बी सी। अब संगत अवयवों को जोड़ दो, समान क्रम के अवयव का जोड़ होता है, इनको जोड़ेंगे, इसको जोड़ दीजिए पहला अवयव इससे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा बी सी प्लस 1 इक्वल टू बी सी प्लस 1 और 0 माइनस ए बी
और 0 माइनस ए सी, माइनस ए सी ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई, क्या बचेगा ए स्क्वायर। इसमें से माइनस ए कॉमन ले लें, हमें चाहिए ए, लाना क्या ये लाना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 आई माइनस ए, इसको प्रदर्शित करना था केवल। नंबर 16 चैप्टर 5 की कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से कल और पूछ सकते हैं, और परसों हम चैप्टर शुरू करेंगे 6, पहले कभी नहीं कराया आपको, और वो है सांतत्यता और अवकलनीयता। इसके लिए आपको कल का समय चैप्टर 5 के लिए। वैसे देखा जाए तो 1 से 5 करा दिए मैंने तो, लेकिन जो जिससे शुरू हुआ है वहाँ से कोई समस्या मेरे से पूछ सकते हो। और कल यानी परसों 6ठा चैप्टर शुरू करेंगे, 6ठे से 12 तक दोबारा करेंगे अवकलन और समाकलन, ठीक है भाई।